नमस्कार, मैं सिंगापुर से संध्या सिंह आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विश्व रंग साहित्य का विश्व रंग पिछले 4 वर्षों से बहुत ही अ, अनोखे रूप में दुनिया भर में मनाया जा रहा है। ये सिर्फ भोपाल या भारत का साहित्य रंग नहीं है, विश्व रंग नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देश इससे जुड़ रहे हैं। और इस वर्ष दुनिया भर के 50 से भी ज्यादा देशों की भागीदारी विश्व रंग में हो रही है, जो वास्तव में गौरव की बात है। हम सभी सिंगापुर वाले विश्व रंग में हमारी भागीदारी के लिए संतोष चौबे जी और विश्व रंग की आयोजन समिति का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आज यहाँ सिंगापुर के प्रतिष्ठित साहित्यकार जुड़े हैं, जिनकी रचनाएं आप सभी ने विभिन्न मंचों से सुनी होंगी, सराही होंगी। वे विभिन्न पुस्तकों में, पत्रिकाओं में तो छपते रहे ही हैं। कई लोगों के अपने संकलन हैं, कई साझा संकलन में प्रकाशित हैं और कई प्रकाशनाधीन हैं। तो मैं सभी का विस्तृत परिचय ना देते हुए, क्योंकि सभी चिर परिचित हैं, आप सभी हमारे सिंगापुर के इन साहित्यकारों से बहुत अच्छी तरह परिचित है, तो मैं सभी का स्वागत सत्कार करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। और आज हमारे साथ जुड़े हैं, पहले मैं एक बार सिर्फ नाम लेकर परिचय कराना चाहूंगी। चित्रा गुप्ता जी, चित्रा गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत है। वंदना जी, नमस्कार। थैंक आराधना झा श्रीवास्तव, प्रतिमा सिंह, नमस्कार। अनुसुईया साहू। नमस्कार। और कहते हैं कि महिलाओं के बाद ही पुरुषों की बारी आती है, तो अब हमारे पुरुष रचनाकार शांति प्रकाश उपाध्याय जी, विनोद दुबे जी, अंकुर गुप्ता जी। सिंगापुर का प्रवासी साहित्य भले ही पिछले कुछ वर्षों से अधिक सुनाई दे रहा है, पर उस का जो स्तर है वो मुझे लगता है कि दुनिया के कई देशों से बहुत आगे है। और आज उसी की एक वानगी आप सभी के सामने प्रस्तुत होगी। तो मैं बिना देरी के सीधे आज के काव्य पाठ की ओर बढ़ती हूँ। आज का ये काव्य पाठ किसी विशेष मैं कहूंगी कि संदर्भ या विषय पर केंद्रित नहीं है, बल्कि इसे मुक्त रखा गया है ताकि आप बेहतरीन रचनाएं सुन सके। और इसी कड़ी में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी आदरणीय चित्रा गुप्ता जी को, जिनसे आप सभी चिर परिचित हैं। चित्रा जी आइए और अपनी रचना सुनाइए। धन्यवाद डॉक्टर संध्या और मंच पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा सस्ने नमस्कार। विश्व रंग का बहुत धन्यवाद। और संध्या जी की द्वारा मुझे निमंत्रित किया गया और मैं इसके लिए बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं अपनी एक कविता सुनाऊंगी जिसमें मानवीकरण है, एक वृक्ष, सूखे वृक्ष से बुजुर्गों का। तो बस इतना ही बता के मेरी कविता का शीर्षक है ठूंठ। मेरे घर के सामने एक सूखा वृक्ष सिर उठाए खड़ा। मेरे घर के सामने एक सूखा वृक्ष सिर उठाए खड़ा था। उसे देखकर अक्सर बुदबुदाती, उसे देखकर अक्सर बुदबुदाती, ठूंठ सा खड़ा है, ना पत्तियों से ढका है, ना फलों से लदा है। ठूंठ सा खड़ा है, ना पत्तियों से ढका है, ना फलों से लदा है। मनहूसियत फैलाए, मनहूसियत फैलाए, मेरी खिड़की के सामने डटा है। बरसात की झड़ी हो, चाहे सूरज की तपिश हो, उसे न बसंत सहलाती, न पतझड़ उसे हिलाती। घमंडी आदमी सा खड़ा, घमंडी आदमी सा खड़ा है, बड़ा ही चिकना घड़ा। जड़ें भी गहरी आसपास की जगह पर फैली, कई बार ठोकर लग जाती, गिरते गिरते बच जाती। अंगूठे में दर्द का एहसास होता, बड़बड़ाती हुई चली जाती। मन ही मन ठान लेती, मन ही मन ठान लेती, इस ठूंठ को कटवा दूंगी, नहीं तो खिड़की को चिनवा दूंगी। इस ठूंठ को कटवा दूंगी, नहीं तो खिड़की को चिनवा दूंगी, या पर्दे खिसका कर सोऊंगी, सुबह इस मनहूस की सूरत न देखूंगी। उसे अक्सर मैं धमकाने लगी थी, उसे अक्सर मैं धमकाने लगी थी। वह निरीह मेरे आक्रोश सहता, मेरे दुर्वचनों का शिकार होता, न हिलता न डुलता, न हिलता न डुलता, बुत सा बना खड़ा रहता।
ऑफिस की समस्त परेशानी, संगी साथियों की बदगुमानी, भाई बहनों से हुई कहा सुनी, दुकानदार की बेईमानी, अनजाने में सब उसे सुनाने लगी। ऑफिस की समस्त परेशानी, संगी साथियों की बदगुमानी, भाई बहनों से हुई कहा सुनी, दुकानदार की बेईमानी, अनजाने में सब उसे सुनाने लगी थी। यह क्या? ठूठ तो मनोचिकित्सक का काम कर रहा था। यह क्या? ठूठ तो मनोचिकित्सक का काम कर रहा था। धीरे धीरे वे मेरे मन का दोस्त बनने लगा। धीरे धीरे वह मेरे मन का दोस्त बनने लगा था। कई दिनों बाद एक रविवार का दिन था। कई दिनों बाद एक रविवार का दिन था। नींद से उठी, खिड़की खोली, हल्की हरी और जामुनी सी आभा लिए दो नन्ही पत्ती उस ठूठ पर खिली थी। हल्की हरी और जामुनी सी आभा लिए दो नन्ही पत्ती उस ठूठ पर खिली थी। यह चमत्कार ही हो रहा था। यह चमत्कार ही हो रहा था। ठूठ हरा भरा हो रहा था। शायद मेरी झक झक से फलीभूत हो रहा था। उसे भी एक साथी मिल गया था। उसे भी एक साथी मिल गया था। सुबह खिड़की खोल उसे देखती। अब मैं बौराती नहीं। अब मैं बौराती नहीं, हल्का सा मुस्कुराती हूँ। हर सुबह दो पोपले और दिख जाती। हर सुबह मैं हैरान हो जाती। हर सुबह दो पोपले और दिख जाती। हर सुबह मैं हैरान हो जाती हूँ। मैं तो तुलसी की तरह उसे पानी भी नहीं देती। मैं तो तुलसी की तरह उसे पानी भी नहीं देती। फलने फूलने की दुआएं भी नहीं देती। ठूठ वृक्ष बन रहा था। ठूठ वृक्ष बन रहा था। उसका तना कुछ कुछ भरा सा हो रहा। क्या खिड़की से की गई मेरी झकझक उसे सुनाई देती होगी? क्या खिड़की से की गई मेरी झकझक उसे सुनाई देती होगी? उसके ठूठपन को कम करती होगी। अनजाने में यह ठूठ गहरा संदेश दे गया। अनजाने में यह ठूठ गहरा संदेश दे गया। दिल दिमाग को झकझोर गया। घर के बुजुर्ग ठूठ बना दिए गए। घर के बुजुर्ग ठूठ बना दिए गए हैं। एक कोने में खड़े कर दिए गए हैं। दोस्तों, उनसे स्नेह संपर्क बनाओ। उन्हें अपमान का घूंट ना पिलाओ। उनके जीते दो घड़ी उनके पास बैठ जाना। उनके जीते दो घड़ी उनके पास बैठ जाना। प्रत्योपरांत चाहे उनका फोटो ना लगाना। प्रत्योपरांत चाहे उनका फोटो ना लगाना। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे लगता है सभी बहुत बहुत नम सुंदर कविता है, बहुत संवेदनशील चित्रा जी, बहुत बहुत अच्छी। खूबसूरत। और सभी की आंखें मैं देख रही थी नम हो रही थी और वो उन भावनाओं को सभी लोग महसूस कर रहे थे। बिल्कुल, मरणोपरांत भले ही तस्वीर ना लगाएं, लेकिन अपने घर के बुजुर्गों के जीते जी सम्मान सम्मान अवश्य। जरूर दे। बहुत सुंदर चित्रा जी, आपने एक ऐसे मुद्दे को भी सामने रखा है जो हमारे समाज, जो हमारी संस्कृति नहीं है, लेकिन हमारे समाज का हिस्सा बनता जा रहा है किसी कारण, बस किन्हीं कारणोंवश मैं कहूंगी। और हम सभी को पुनः उस ओर देखने की जरूरत है। तो इतनी संवेदनशील कविता जिसे चित्रा गुप्ता जी ने सिंगापुर से आज हम सबके सामने रखा, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। तो मैं पुनः चलती हूँ वंदना अपनी महिला मित्र की तरफ, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वंदना सिंह जी को कि आएं और अपना रचना पाठ करें। आप सभी को नमस्कार और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। और ये विश्व रंग की तरफ से जो मुझे सहभागिता करने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आज मैं अपनी एक कविता, छोटी सी कविता सुना रही हूँ, जो कि कोइंसिडेंटली शायद चित्रा जी और हमने बिना बिना नोट्स मैच के एक जैसे विषय पर ही कविता सुनाने का मन बनाया। मेरी कविता का शीर्षक है नीम का पेड़। और इस कविता के बारे में, ये वास्तविक पेड़ है जो मेरे गांव में लगा हुआ था। मैंने बहुत समय इसके, हर गर्मी की छुट्टियां इसके नीचे खेल के बिताई है, इसलिए मेरा बड़ा उससे लगाव है। तो उसी पेड़ के ऊपर मैंने लिखा है। तो आप लोगों के लिए ये कविता प्रस्तुत है। मुझे वो नीम का दरख्त अक्सर ही याद आता है।
मुझे वो नीम का दरख्त अक्सर ही याद आता है। गांव में वही तो बचा है जो अब तक मुझे पहचानता है। बहुत उसके सुंदर। उसके मोटे से तने के इर्द गिर्द लुका छिपी खेलने वाले बच्चे अपने अपने हिस्से का आसमान लेकर बरसों पहले फुर्र हो गए। गांव से वाबस्ता सभी कच्चे रास्ते पक्की सड़कों से जुड़ गए। पतझड़ के बाद जब नन्ही कोपलें आती हैं, ना जाने क्यों वो दरख्त फिर बहक जाता है। उजाड़ घर की चौखटों को हमारी शरारतों के वही पुराने किस्से सुनाता है। मुझे वो नीम का पेड़ अक्सर याद आता है। गर्मी की छुट्टियां हम उसके साथ ही बिताते, उस पर चढ़ते गिरते, फिर उसी की छाल का मरहम लगाते, उसकी कोटरों में अपनी मासूम राजदारियां छुपाते। हमारे वो रंगीन कंचे, मांझे की डोर शायद अब भी उसने संभाल कर रखे होंगे। छुट्टियां खत्म होते ही अपनी मस्तियां बस्तों में भर हम शहर लौट आते। वो नीमकौड़ियां गिराकर आंसू बहाता। मुझे वो नीम का दरख्त अक्सर याद आता। वहीं तो उतरता था हर नई बहू का डोला, वहीं तो उतरता था हर नई बहू का डोला। अम्मा की बीमारी हो या छोटी बहू का पैर भारी, मन्नतों के धागों से बंध जाता था वो। घर की हर खुशी हर रंज से जुड़ जाता था वो। ये अलग बात है कि बंटवारे के झगड़े में वो किसी के हिस्से में नहीं आया। ये अलग बात है कि बंटवारे के झगड़े में वो किसी के हिस्से में नहीं आया था। उसके होने का ख्याल भी किसी को नहीं आया। वो इकलौता गवाह था रिश्तों के खून का, जो सबने मिलकर किया था। इस पेड़ के अलावा सब कुछ बांट लिया था। तस्वीरों में बदल चुके थे वो सभी पुराने किरदार। वो करता भी तो किससे गिला, किसको फरियाद सुनाता। मुझे वो नीम का दरख्त अक्सर याद आता। अब वहां यदा कदा आती है एक बूढ़ी मालिन। अब वहां यदा कदा आती है एक बूढ़ी मालिन, दातून की लकड़ियां बटोरने, फिर बेजार सी लौट जाती है। कभी दो गिलहरियां पुरानी बातें कुतरने बैठ जाती हैं। उदास थका हुआ दिन कल आने का वादा कर अलसाई सांझ को शाखों से उतारता है। मुझे वो नीम का दरख्त अक्सर याद आता है। मुझे वो नीम का दरख्त अक्सर याद आता है। बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर वंदना जी। धन्यवाद। क्या बात, बहुत 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 धन्यवाद आप सबका। बहुत सुंदर। सिर्फ वो नीम का दरख्त नहीं है, बल्कि उसके साथ इतनी सारी यादें हैं और इतनी सारी बातें हैं जो आपने बांटी। और मुझे लगता है कि सभी अपने बचपन और जब हम भारत में थे तो उन छोटी छोटी यादों से कहीं ना कहीं इसी तरह किसी किन्हीं प्रतीकों से जुड़े हुए हैं जो आज भी हमें बार बार याद आते हैं। तो बहुत जी, सुंदर कविता वंदना जी ने नीम का दरख्त आपने सुनाई। अब हम पुनः धन्यवाद। शांति प्रकाश जी की तरफ मुड़ते हैं। स्वागत है शांति जी। थैंक यू संध्या जी। आप सभी कवियों का मेरा प्रणाम। सिंगापुर की धरा से विश्वरंग की इस पहल को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप दोनों लोग ने, चित्रा जी ने और वंदना जी ने, एक ऊंट और एक नीम के पेड़ से शुरू की। तो मैं 4 लाइनें दोनों लोग के लिए कह रहा हूं। मैं उठूंगा सागरों की उर्मी बनकर, मैं उठूंगा कीचड़ों में कमल बनकर, मैं उठूंगा चीर कर भूगर्भ में पत्थरों को, प्रस्फुटित हो सूर्य से मिलने चलूंगा। मैं उठूंगा, मैं उठूंगा, मैं उठूंगा। तो इस बहुत कविता से मैं शुरुआत कर रहा हूं। और विश्व रंग पर बहुत सारे प्रोग्राम हैं। मैंने देखा आज जब संध्या जी ने बताया, बहुत सारी वार्तालाप हैं, गाने हैं और कविताएं हैं। तो कविता के माध्यम से हम एक दूसरे को के दिलों को छूना चाहते हैं। और परंतु कभी कभी हम अपने दिल को समझा या छू नहीं पाते। वो सबसे कठिन विषय है, क्योंकि कवि तो किसी न किसी तरह दूसरे के अंदर उद्वेग और उत्साह भर सकता है, और अपने अंदर भी उत्साह भरना एक बहुत बड़ी बात है। तो अक्सर हमसे लोग कहते हैं, कविता तुम लिखते क्यों हो? पैसे नहीं मिलते या किस चीज के लिए लिखते हो तुम कविता? तो उसी को मैंने एक कविता के रूप में लिख दिया है, जो आपको मैं आज सुनाऊंगा। हे कविता तुमसे क्या मांगू, हे कविता तुमसे क्या मांगू, तुम हरदम मन की मीत बनी, तुम हरदम मन की मीत बनी। जब मौन रहा तुम बोल पड़ी, थक गया था मैं तुम डोल पड़ी। हे कविता तुमसे क्या मांगू, हे कविता तुमसे क्या मांगू। तेरे रस की अनुभूति तीव्र, भावों का दरिया बहता है।
तेरे रस की अनुभूति तीव्र, भावों का दरिया बहता है, शब्द बिंब से सजी धजी, सब अलंकार सा लगता है, हे कविता तुमसे क्या मांगू। आगे है कि कभी कभी कविता परिवर्तन का कारण बनती है। जब सघन अंधेरा छाया था, जब सघन अंधेरा छाया था, बादल ने ग्रहण लगाया था, कविता तुम बन रश्मि रथी, कविता तुम बन रश्मि रथी, तुमसे परिवर्तन आया था, हे कविता तुमसे क्या मांगू। अब कविता ने कभी कभी लोगों को बहुत सारी चीजों से बचाया है, कभी लहरों से बचाया है, कभी आपके अकेलेपन से बचाया है। तो उसके लिए लिखा है, जब लोग लगे सब ठुकराने, जब लोग लगे सब ठुकराने, तुमने ही तो अपनाया था, जब लोग लगे सब ठुकराने, तुमने ही तो अपनाया था, द्रवित हुआ जब डूब रहा, द्रवित हुआ जब डूब रहा, लहरों के बीच बचाया था, हे कविता तुमसे क्या मांगू, हे कविता तुमसे क्या मांगू। भटका जब राहें खोजूं, भटका जब राहें खोजूं, अपनी किस्मत को कोसूं, पीकर बूंद बूंद तुमको जीवन स्पंदन आया था, हे कविता तुमसे क्या मांगू, हे कविता तुमसे क्या मांगू। और अंत की चार लाइनें हैं जो कि कविता आप क्यों लिखते हैं और कविता अक्सर कवि क्यों लिखते हैं। जब उनके भावों में ये बात आ जाती है तो कविता अपने आप आ जाती है। जब सब्र बांध का तोड़े मन, जब सब्र बांध का तोड़े मन, जब अंतर द्वंद कुरेदे मन, जब सब्र बांध का तोड़े मन, जब अंतर द्वंद कुरेदे मन, तुम अपनी कलम चला जाना, तुम अपनी कलम चला जाना, लेखक की विधा बता जाना, हे कविता तुमसे क्या मांगू, हे कविता तुमसे क्या मांगू। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत यू आप सुंदर सबको। शांति जी। आपने बिल्कुल, जैसे साहित्य की इतनी सारी विधाएं हैं, लेकिन अगर सबसे प्रचलित कोई विधा है तो वो कविता है। और आपने जैसे कहा कि कविता तुमसे क्या मांगू, और तुम में इतनी सारी चीजें समाई हुई हैं, इतने सारे कारण हैं जो आपने गिनाए या हम जिनकी वजह से रचनाएं करते हैं। तो बिल्कुल कविता लिखना, सुनना, सुनाना, ये सब एक अनोखा मैं कहूंगी एक अनोखा कार्य है, जिससे हमारे मन की कितनी सारी संवेदनाएं न सिर्फ व्यक्त होती हैं, बल्कि हम कई बार उन क्षणों में स्वयं को संबल भी प्रदान करते हैं। तो बहुत सुंदर शांति जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर अंकुर गुप्ता जी को। सिंगापुर से डॉक्टर अंकुर गुप्ता जी, आप आइए और अपनी रचना सुनाइए। नमस्कार जी, बहुत बहुत आभार। हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला से कौन अवगत नहीं है। हिंदी साहित्य का महाशिखर है और मुझे लगता है मैं क्या ऐसा कोई कवि नहीं जिससे उसने प्रेरणा ना ली हो। तो उससे प्रेरणा लेकर मैंने भी अपनी एक छोटी सी मधुशाला लिखने की कोशिश की है, और सुनते हुए एक वैधानिक चेतावनी है कि कृपया इस मधुशाला की उस मधुशाला से तुलना मत करें, क्योंकि ये ईश्वर निंदा के बराबर होगा। हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला तो एक महासागर है, जितनी बार भी गोता लगाएंगे कोई ना कोई मोती लेकर ही निकलेंगे। मेरी मधुशाला एक प्रेमिका अपने प्रेमिका के प्रति प्यार है, उद्गार है, एक प्यार का झरना है। कुछ देर बस इस झरने में बह के देखिए, इसमें नहा कर देखिए कि रूप है डाला, रंग डाला, रस डाला है। रूप है डाला, रंग डाला, रस डाला है, स्वर्ग में जैसा जस का तस डाला। रूप है डाला, रंग डाला, रस डाला है, स्वर्ग में जैसा जिसका तस डाला है। धरा अवतरे अब सरा जब रब का मन हो, रब ने अपने मन का तुझ में बस डाला है। जीवन अमृत जिसका हर प्याला है, तू वो मधुशाला है, तू वो मधुशाला है। जीवन अमृत जिसका हर प्याला है, तू वो मधुशाला है। तू नृत्य करे रंभा सकुचाए, श्रृंगार देख मेनका अकुलाए। तू नृत्य करे रंभा सकुचाए, श्रृंगार देख मेनका अकुलाए। उर्वशी तुझसे सीखे सम्मोहन, आकर्षण ऐसा रति शर्माए। इंद्रलोक का सारा वैभव ऐश्वर्य तुम्हारे ने संभाला है।
जीवन अमृत जिसका हर प्याला, तू वो मधुशाला है, तू वो मधुशाला। इसका अगला पंक्ति सुनिए कि तन से देवी मन से मीरा, दिल है सोना सीरत हीरा। तन से देवी मन से मीरा, दिल है सोना सीरत हीरा। सागर ऐसा बस मोती उगले, चाहे विष हो चाहे पीड़ा। गले लगाऊं या शीश झुकाऊं, तू आसक्ति मंदिर, तू मुक्ति शिवाला है। जीवन अमृत जिसका हर प्याला, तू वो मधुशाला है, तू वो मधुशाला। और देखिए कि निश्चल अविरल तेरी धारा, आंखों से अंतर मन तक उजियारा। निश्चल अविरल तेरी धारा है, आंखों से अंतर मन तक उजियारा है। मन मोहिनी और कल्याणी भी हो, स्वार्थ अहम सब फेंक उतारा है। तू धीर गंभीर योग माया, और तू ही नटखट ब्रिज वाला है। जीवन अमृत जिसका हर प्याला है, तू वो मधुशाला है, तू वो मधुशाला है। और इसका अंतिम मन मधुशाला, देखिए जरूरी नहीं कि फिर आपकी ही हो जाए। तो क्या कहता है कवि कि जानता हूं तेरा कोई पारावार नहीं, जानता हूं तेरा कोई पारावार नहीं है। इस तार को बांधे ऐसा कुछ स्वीकार नहीं है। आधार है आत्मा, अंत परमात्मा, मेरी कल्पना वाला संसार नहीं है। तेरे दर्पण स्वयं को देखा प्रभु के दर्शन, माही नींद तुझसे ही उजाला है। जीवन अमृत जिसका हर प्याला है, तू वो मधुशाला है, तू वो मधुशाला है, तू वो मधुशाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर अंकुर जी। बहुत बिल्कुल सुंदर, बहुत बढ़िया आपने सुनाया। जीवन बिल्कुल मधुशाला है और उसके हर प्याले में एक खास बात है और आपने उसकी चर्चा की। बहुत बहुत सुंदर। और बिल्कुल इस मधुशाला से उस मधुशाला की ओर लोग ना जाएं, वो भी हम ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और बहुत, चूंकि आप डॉक्टर हैं तो उसका बिल्कुल ही ध्यान रखना चाहिए हमें। और आगे बढ़ते, बहुत ही सुंदर कविता, और आपके सुनाने का जो एक शैली है आपकी, वो भी बहुत अच्छी है। तो धन्यवाद अंकुर जी। अब आगे बढ़ते हैं और मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी सिंगापुर से प्रतिमा सिंह जी को। प्रतिमा सिंह जी आइए और आप अपनी रचना सुनाइए। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी। विश्व रंग के इस आगाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ, और सभी स्नेही गुणीजनों को यहाँ पे स्नेहपूर्वक नमस्कार करती हूँ। सीधे काव्य पाठ पर आती हूँ। ये कविता है, उन पलों में लिखी गई कविता है जब हम बहुत कभी कभी हताश और मायूस महसूस करते हैं जिंदगी की कठिनाइयों से। तो उस वक्त मैंने जो वार्तालाप की अपने खुद के स्वयं के मन से, वो लिखा है। तो सीधे आते हैं। उठ ए मन शीर्षक। कब तक बैठेगा थक कर तू, कब तक बैठेगा थक कर तू, चल उठ ए मन, खुद को फिर तैयार कर। जिंदगी की मुश्किलों को तू धमका दे और उन्हें खबरदार कर। क्यों होता है हताश तू, बता क्यों होता है हताश तू, चल उठ अपने बुद्धि बल को धार दे। असफलताओं और निराशाओं को तू बहा जलधार में और खुद का तू स्वयं उद्धार कर। कब तक थक कर बैठेगा तू, चल उठ है मन, खुद को फिर तैयार कर। कस ली है अब कमर तूने, कस ली है अब कमर तूने, नहीं बैठेगा तू हार कर। राह की रुकावटों को तू हटा दे, मिटा दे और उन्हें पार कर। कैसे सुलझाएगा जिंदगी की कश्मकश तू, बता कैसे सुलझाएगा जिंदगी की कश्मकश तू, चल उठ इस पर तत्काल विचार कर। हर उलझन के हल को तू पाने के लिए चल अभी सकारात्मक विचारों का रसपान कर। कब तक थक कर बैठेगा तू, कब तक थक कर बैठेगा तू, चल उठ ए मन, खुद को फिर से तैयार कर। क्यों घोटता है, क्यों घोटता है और पीता है अपमान तू, क्यों घोटता है और पीता है अपमान तू, चल उठ स्वयं पर तू अब नाज कर। बना जामवंत अपनी यादों को और खुद को तू हनुमान कर। कब तक थक कर बैठेगा तू, चल उठ है मन, खुद को फिर तैयार कर। तेरे चिंतित होने से, बता तेरे चिंतित होने से कुछ बदला है क्या कभी, तेरे चिंतित होने से कुछ बदला है क्या कभी।
क्यों अपनाता है अवसाद तू? बता क्यों ही अब अपनाता है अवसाद तू? चल उठ, अपनी संपूर्ण सोच को बदलाव दे, समूल उखाड़ फेंक, समूल उखाड़ फेंक सारी नकारात्मकता तू। स्वच्छ हृदय कक्ष को तू, स्वच्छ हृदय कक्ष को तू अब एक नया बहलाव दे, अब एक नया बहलाव दे। कब तक थक कर बैठेगा तू? कब तक थक कर बैठेगा तू? चल उठ है मन, खुद को फिर तैयार कर, जिंदगी की मुश्किलों को तू धमका दे और उन्हें खबरदार कर, उन्हें खबरदार कर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर प्रतिमा जी, बहुत सुंदर। और बिल्कुल कब तक थक कर हम बैठेंगे, जो भी परिस्थितियां हो हमारे सामने, उससे आगे निकलने के लिए हमें फिर से अपने आप को तैयार करना है। तो आज की कविताओं में कितनी विविधता, हमें जहां बुजुर्गों के प्रति स्नेह की बात आती है वहीं पुरानी स्मृतियों में हम जाते हैं और फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं एक अब कविता की ओर, खुद कविता की ओर से मधुशाला की ओर जाते हैं, लेकिन न भटकते हुए पुनः अपने कर्तव्य पथ पर हमें ले आती हैं प्रतिमा जी भी और आगे बढ़ाती हैं। तो बहुत बहुत सुंदर कविता। आगे अब फिर हम अब बढ़ते हैं इस काव्य पाठ को, कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए मैं चलती हूँ विनोद दुबे जी की तरफ। और विनोद दुबे जी, सिंगापुर से विनोद दुबे जी, आपका स्वागत है। आइए और अपना रचना पाठ कीजिए। नमस्कार, मैं विनोद। विश्वरंग के इस मंच के लिए धन्यवाद। संध्या जी, विशेष आभार। आप जिन परिस्थितियों से गुजर रही हैं उसके बाद भी ये सब कर रही हैं, देखकर बड़ा अच्छा लगता है, सीखने को मिलती है। मैं कुछ और सुनाने वाला था लेकिन आपको देखा तो कुछ कविता बदल सी दी मैंने। तो पिता के आशीष का आंचल, पिता के आशीष का आंचल बेटियों के साथ ताउम्र चलता है। शायद इसीलिए पिता का अचानक चले जाना बेटियों को थोड़ा ज्यादा खलता है। पिता के कंधों पर बचपन गुजारते उसे एक राजकुमारी सा गर्व होता है। पिता उसकी कोई बात नहीं टालेंगे, उसे हमेशा इस बात का दर्प होता है। स्त्री के जीवन में पुरुषों का पहला संसार पिता से है। पुरुषों को जो उसने समझा बूझा वो पहला साक्षात्कार पिता से है। शायद इसीलिए वो पुरुषों में अपने स्नेह की एक दवाई ढूंढती है। अपने जीवन साथी में भी जाने अनजाने उसी पिता की परछाई ढूंढती है। स्कूल और कॉलेज में लड़कियों की असीमित इच्छाएं पिता सुनकर मुस्कुराते हैं, माँ को भले फूटी आंख न सुहाएं। पिता बेटी पर अपनी हैसियत से बड़ी मुट्ठी लुटा देते हैं। उसके हर ख्वाब को अपने पलकों पर बिठा लेते हैं। विदाई के वक्त उस पिता के आंसू पिया मिलन की हर खुशी पर भारी होते हैं। बेटी खुश रहे जिस ससुराल में, उस ससुराल से पिता हमेशा आभारी होते हैं। ससुराल में वो जितनी खुश है उससे ज्यादा पिता को बताना चाहती है, पर पिता उसकी आंखों में पढ़ लेते हैं वो सारे दर्द जो वो पिता से छुपाना चाहती। पर मायके लौटी बेटी की गोद में जब देखते हैं किसी नाती या नतनी का मंजर, तो बह जाता है पिता के भीतर बरसों से छुपाए नेह का समंदर। फिर एक दिन पिता चले जाते हैं और अपने साथ लिए जाते हैं बेटी का संबल, अभिमान, और उनके साथ चला जाता है उसके मायके की पहचान। मायके जाने पर अब भी याद आते हैं पिता किसी गुलाबी फ्रॉक या किसी खिलौने में। मायके जाने पर हमेशा याद आते हैं पिता किसी गुलाबी फ्रॉक या किसी खिलौने में। नजर आते हैं आज भी वो विदाई के वक्त खड़े आंसू पोंछते किसी कोने में। अब बेटी की आंखों से नीर बरबस कभी भी बह जाते हैं। अब बेटी की आंखों से नीर बरबस कभी भी बह जाते हैं। खुशी हो या गम हर मौसम बेटियों को पिता याद आते हैं, पिता याद आते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता सुनाई आपने विनोद जी। और जब हम खासकर जब दूर होते हैं तो
अपनों की जिस तरह से हमें कमी महसूस होती है और अगर हम उनसे बिछड़ जाएं, वो हमसे बिछड़ जाएं, तो उसके बाद जो आभास होता है, उन उन पंक्तियों को बहुत ही खूबसूरती से आपने इस कविता में रखा है। पिता या पिता जैसे जो भी हमारे स्नेहीजन हैं, उन सभी की याद कहूँ कि बहुत अधिक इस कविता के माध्यम से और अधिक आने लगी है। तो बहुत सुंदर कविता विनोद जी। मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं अब बुलाना चाहूंगी सिंगापुर से अनुसुईया साहू जी को। अनुसुईया साहू जी, अभी बहुत कम मंचों से सिंगापुर के आपने सुनी होंगी, तो बहुत कुछ नया ताजा आज हमें सुनने को मिलेगा। अनुसुईया जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद संध्या जी, और बहुत बहुत धन्यवाद विश्व रंग के मंच का, जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया यहाँ पर। और आज अगर देखा जाए तो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण का असंतुलन है। हमारी माँ अन्नपूर्णा धरा के इर्द गिर्द फैली वातावरण में क्षीणता, विशुद्धता, विषैले तत्व तथा मौसम के बदलाव के कारण वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में उपजी सोच की हम मंगल ग्रह पर अपना आशियाना बना सकते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने सोचा। यह सुनकर मेरे अंतर मन में आश्चर्यचकित होकर कुछ विचार उपजे, जिन्हें मैं कविता के माध्यम से आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। कविता का शीर्षक है, देखो जरा अब मंगल पर जाने की घड़ी आई है। विज्ञान की प्रगति, वैज्ञानिकों की दूरदर्शिता, देख धरा की बीमारी, करने चले मंगल पर जाने की तैयारी, गहरी युक्ति समाई है। देखो जरा अब मंगल पर जाने की घड़ी आई है। क्या होगा वहां भी हरियाली का बिस्तर? क्या होगा वहां भी हरियाली का बिस्तर? क्या होगा वहां भी विशाल समंदर? क्या होगा वहां भी हवा का बवंडर? क्या बरसेगा वहां भी बादल से पानी? मिट्टी की सौंधी सुगंध, चिड़ियों की चहक, भंवरे की गुंजन, क्या होंगे वहां जंगली जानवर, जीव जंतु और पेड़ों के बंदर? इस जिज्ञासा की सोचो क्या गहराई है। देखो जरा अब मंगल पर जाने की घड़ी आई है। यदि जीवन उग सकता वहां, तो क्या ईश्वर उगा न देता? ब्रह्मांड की जिसने रचना की, वह मंगल ग्रह को धरा बना न देता? उसकी सोच हमें हमसे ऊंची है, उसकी पहुंच हमसे बेहतर है। हम बनाते रेत के मकान, जिसने बिना डंडे का मकान बनाया, उसकी सोच से कुछ परे नहीं। हमारे लिए उसने उपहारों की झड़ी लगाई है। देखो जरा अब मंगल पर जाने की घड़ी आई है। उसके सुंदर उपहारों की अवहेलना करते हम। यहाँ सब अमंगल कर मंगल पर जाने की कामना है करते। अगर अपनी माँ बीमार हो जाए, तो क्या हम किसी और की माँ को माँ है कहते? सोच समझकर उत्तर देना, माँ की ममता दांव पर लगाई है। देखो जरा अब मंगल पर जाने की घड़ी आई है। धरा हमारी माता है, इसमें जन्मे हर मानव का इससे नाता है। इसके आंचल में हम खेले हैं, इसकी ममता ने हमें पाला है। कर्तव्य हमारा है यह, बनाएं इसे सशक्त, रखें इसे स्वच्छ, लगाए पेड़ों के मेले। न दूषित करें समुंदर को, न काटे जंगल ढेर घनेरे। यही मानव की मानवता कहलाई है। देखो जरा अब मंगल पर जाने की घड़ी आई है। प्रकृति पूजी जाती थी, पूजी जाती है और पूजी जाएगी। जब हर वैज्ञानिक प्रकृति का आदर कर आविष्कार करेगा, तब विज्ञान की महत्वता सफल हो जाएगी। हम ऊर्जा हैं शरीरधारी, विचारों के पंख लगाकर उड़ना है। स्वर्ग धरा है, स्वर्ग हवा है, स्वर्ग है सब नभ के तारे। सजीव बनकर खुद धरती पर भगवान उतर कर आया है। करती है पालन पोषण वो,
रखती है सबका ख्याल। आज अगर बुद्धिजीवी मानव के कारण दूषित उसका हाल हुआ, इस प्रक्रिया में उसकी गलती कहाँ कहलाई है। देखो जरा, अब मंगल पर जाने की घड़ी आई है। विज्ञानों द्वारा उपजे उपकरणों की मार वो सहती है। वृक्षों के अभाव में सूरज की गर्मी में जलती है। छोड़ के देखो पक्के मकानों की आभा, छोड़ के देखो पक्की सड़कों की काया। बंद करो कारखानों का मैल। उन्नति प्रगति तब होगी जब होगा अस्वस्थ विचारों से स्वस्थ शरीर का बैर। स्वस्थ शरीर, शुद्ध विचार, सुंदर धरती, स्वच्छ जल, शुद्ध आहार, यही है संपत्ति अपार। प्रकृति ही है हमारा सबसे बड़ा उपहार। इसकी रक्षा ही हमारी पूजा कहलाई है। इसकी रक्षा ही हमारी पूजा कहलाई है। देखो जरा, अब न मंगल पर जाने की घड़ी आई है। अब न मंगल पर जाने की घड़ी आई है। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर अनुसुईया जी, बहुत सुंदर। और बिल्कुल हम ऐसा नहीं है कि एक कोई चीज जो हम उसे बिगाड़ दें और फिर बिगाड़ कर आगे बढ़ जाएं। जी। तो जो धरती हमें प्राप्त हुई है उसी को सुधारने की आवश्यकता है। मंगल पर जाएं, बिल्कुल आविष्कार करें, जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसलिए जाएं क्योंकि हमने पृथ्वी को तो खत्म कर दिया है, और खत्म नहीं कर दिया है, खराब कर रहे हैं, और इसलिए अब हम आगे बढ़ जाएं। तो बहुत अच्छा संदेश देती हुई आपकी कविता, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और अब हम चलते हैं आज के कवि सम्मेलन में हमारी आखिरी कवित्री को सुनने। कहते हैं ना कि बहुत सारी अच्छी चीजें हम अंत के लिए बचा कर रखते हैं। तो सिंगापुर में मुझे लगता है शायद सबसे युवा उम्र में सबसे युवा रचनाओं में बहुत ही प्रौढ़, जिनकी रचनाएं अब हमें सुनने को मिलती हैं, और कई मंचों से आपने सुना है, जाना पहचाना नाम है। मैं आराधना झा श्रीवास्तव को बुलाना चाहूंगी कि आए और अपना कविता पाठ करें। धन्यवाद संध्या जी। तो भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच प्रदान करने वाले विश्वरंग के आयोजन मंडल और डॉक्टर संध्या सिंह जी का मैं हार्दिक आभार प्रकट करते हुए टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव के सफल आयोजन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कर रही हूँ। और साहित्य के इस विश्व रंग में एक रंग ऐसा है जो सबसे गहरा है, और वह है हमारी अपनी मातृभूमि से हमारे प्रेम का रंग, जो हम सभी भारतीयों को और भारतवंशियों के मन को वैश्विक कुटुंब की आत्मीयता से और उसके गौरव बोध से भर देता है। और मेरी जन्मभूमि भारत और कर्मभूमि सिंगापुर से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण और महान कड़ी है हमारे प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी पुण्य स्मृतियां सिंगापुर की माटी में रची बसी हुई हैं। तो इस वर्ष भारतवर्ष ने स्वतंत्रता की हीरक जयंती मनाई है। तो आजादी की समृद्ध महोत्सव के उपलक्ष्य में माँ भारती की अभिन्न अंगों में समाहित वैविध्यपूर्ण रंगों से सजी एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है जिस देह में बसते देश कई। नीली कश्मीरी आंखों ने आजाद सखाब सजाया था, जब वीर मराठों ने माथे केसरिया तिलक सजाया था। नीली कश्मीरी आंखों ने आजाद सखाब सजाया था, जब वीर मराठों ने माथे केसरिया तिलक लगाया था। उत्तर के उजले हिम से पिघल जब गंगा नीचे आती है, पंजाब की बलिदानी धरती धानी सी चुनर लहराती है। मरु से तपती तलवार प्रखर रजवाड़ी शान कहाती है। बंगाल की मांग में सिंदूरी क्रांति की लाली सजाती है। तब लाल किले की प्राचीरें जनमन की धुन बिखराती है। दिल बनकर बसी हुई दिल्ली आजादी याद दिलाती है। दे खून मुझे आजादी लो नारा नेताजी लगाते हैं। सुखदेव भगत आजाद पटेल माटी को तिलक बनाते हैं। हे ब्रह्मपुत्र तेरे पानी में दांडी का नमक घुल जाता है। एक मोहन चंपारण आकर महात्मा बनकर जाता है। जहां राजमहल के राजकुंवर पा ज्ञान शुद्ध हो जाते हैं, उस गया की पावन धरती पर सिद्धार्थ बुद्ध बन जाते हैं। गंगा की हर हर काया में जब काशी भस्म लगाती है,
उज्जैन की ओजस्वी धरती महाकाल का वंदन गाती है। अपने आलय जाकर मेघा जब राग मल्हार सुनाता है, रोम रोम इस धरती का प्रेम से भीग जाता है। आकाश कुसुम सी कावेरी कितनों का मन ललचाती है, अपनी कंचन की काया से सीमाएं छू कर जाती है। ईश्वर के अपने ही घर में जब शारद सुर में गाती है, दक्षिण की कन्या पुलकित हो हिंद सागर गले लगाती है। माला के मोती से बिखरे कुछ द्वीप सुदूर मुस्काते हैं, जय हिंद के नारे लगा रहे हिंद में ही गोते खाते हैं। है बाह पसारे सागर में माँ भारती प्रेम लुटाती है, रूप लिपटे तन से कांटों से उन पर भी स्नेह लुटाती है। धरती अंबर परिवार मेरा ये भाव भारती लाती है, जिस देह में बसते देश कई उस एक गणतंत्र बनाती है। जिस देह में बसते देश कई उस एक गणतंत्र बनाती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। खूब आराधना जी, बहुत बहुत ही बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इस एक कविता ने पूरे भारत को समा दिया। भारत, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी छूटा है। व्यक्ति, वस्तु, हर 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 भाग को छू छू करके ये कविता हमारे दिलों तक पहुंची है। और बहुत ही सुंदर कविता, बहुत सुंदर शब्द, और साथ ही जो बिंब उपस्थित हुए हैं उससे। तो इसीलिए मैंने कहा कि अंत के लिए कुछ अच्छी चीजें बचा कर रखी जाती हैं ताकि एक जोरदार धमाका हो अंत में। और बिल्कुल आराधना ने उसी तरह से इस कवि सम्मेलन का समापन किया है अपनी कविता से, जिसे गीतबद्ध भी किया उसने। तो इसके साथ ही सिंगापुर से आज 8 कवि उपस्थित हैं और उनकी रचनाएं आपने सुनी। सिंगापुर में रचनाकारों की रचनाएं एक से बढ़कर एक हैं, जिनकी वानगी आज आपने देखी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी कविताएं अपने अपने रंग में रंगी हुई थी। हर एक रंग, सिंगापुर के 8 रंग आज आपके सामने उपस्थित थे। तो इसके साथ ही इस कवि सम्मेलन का, इस काव्य पाठ का हम समापन करते हैं। और एक बार पुनः विश्व रंग का हृदय से आभार कि आपने 50 से भी अधिक देशों को जोड़ा है। पिछले 4 वर्षों में धीरे धीरे 50 से भी अधिक देश इस साहित्य के विश्व रंग से जुड़ रहे हैं। आगे और भी देश जुड़ेंगे और सिंगापुर भी इसमें सहभागी बन रहा है। अवश्य ही हम अन्य कई कार्यक्रमों में भी सिंगापुर से जुड़ेंगे और विश्व रंग में इसी प्रकार हम सभी अपनी सहभागिता करेंगे, क्योंकि साहित्य ऐसा माध्यम है जो सिर्फ इस पीढ़ी तक ही नहीं, अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। बहुत सारी चीजें जो आज आप सबने लिखी हैं, सुनाई हैं, कल हमारे आपके बच्चे उसे पढ़ेंगे और सिंगापुर भारत की उस छवि को देखेंगे जो आपने अपने इस कविता के बिंब द्वारा प्रस्तुत की है। तो मैं सभी का पुनः आभार प्रकट करते हुए विश्व रंग के समस्त आयोजन मंडल का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और इसके साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ विश्व रंग के आयोजन के लिए, उनके आगामी कार्यक्रमों के लिए। धन्यवाद, हार्दिक आभार। धन्यवाद।